तो अभी तक हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें टॉपिक हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब पता है, जितने भी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं सब में कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में जितने बॉन्ड्स होते हैं सबके सब कोवेलेंट होते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट हम लोगों ने किया था जिसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें दो टाइप के थे, पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। फिर सेकंड हम लोगों ने किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसमें भी दो टाइप के थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स थे। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड वाला स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो थर्ड वाला पार्ट होगा आपका विच इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ये होता क्या है पहले इसको समझ लो, इसके बारे में थोड़ा मैंने बताया भी था, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके साथ में इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन का मतलब जैसे हम लोग किसी से बातचीत करते हैं तो बात के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, है कि नहीं। कोई ना कोई सामने होगा तो बात कर सकते हैं, कोई नहीं होगा तो बात कैसे कर सकते हैं। तो जब इंटरेक्शन करते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के चीजें, दो बातें होनी चाहिए। पहली बात ये है पाई बॉन्ड होनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि दे मस्ट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के रेजोनेंस की बात करते हैं दो बातें होनी चाहिए। एक होता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और दूसरा होता है आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे इसे बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन हम लोग एक जनरल लेवल पे समझते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। The polarity develops within a molecule due to interactions of two pi bonds or pi bonds with a lone pair of electrons. ठीक है, it's called resonance effect. This is called resonance effects और mesomeric effects होते हैं। तो ये भी दो टाइप का होता है, ये भी आपका दो टाइप का होता है। रेजोनेंस इफेक्ट्स भी दो टाइप का होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ two types of resonance effects या प्लस आर, टू टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट्स। इसको हम लोग आर इफेक्ट्स के नाम से बोलते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट्स, दो टाइप का आर इफेक्ट्स होता है। फर्स्ट आप बोल सकते हो क्या, विच इज कॉल्ड पॉजिटिव पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। तो मैं इसका एग्जांपल ले लूंगा तो आपको माइनस आर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपके बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, चाहे आप एनसीईआरटी देख लो, स्टेट बोर्ड देख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पर NH2 है और ये NH2 के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड इज गोइंग फॉर इंट्रैक्शन, अपने आप में इंट्रैक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गो टू द दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड से क्या करेगा, मतलब डबल बॉन्ड बना देगा। इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, थोड़ा मैं छोटा ही लिखता हूँ क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा ये स्ट्रक्चर, तो ये छोटा कर देता हूँ थोड़ा मैं, सॉरी बाद में स्टार्टिंग में बड़ा कर दिया मैंने। तो ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना दिया, और ये हो गया आपका NH2 और चार्ज डेवलप होगा प्लस, प्लस होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अगर कहीं पे माइनस डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं माइनस नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, बट हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डबल बॉन्ड रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज, ये माइनस है, बॉन्ड्स बचा आपका ये वाला प्लस ये वाला। अब आगे क्या होगा, आगे कहानी कैसे करोगे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, अगेन डबल बॉन्ड क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा। इस केस में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, कोई भी एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा है, कार्बन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट किसका हो रहा है, सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड्स का मूवमेंट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड्स वापस से, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये कब तक करना है, जब तक कि एक कंप्लीट साइकिल नहीं हो जाता है।
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया, ये माइनस हो गया, ये बॉन्ड्स आपका यहाँ पे है, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे कहानी वैसे ही चलेगी। अगेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ऐसे करके शिफ्टिंग का खेल चलता रहेगा। इसके बीच में साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड तो बन चुका है, ये बॉन्ड अभी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड अभी आगे शिफ्ट हो गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। ये बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड्स उसी जगह पे जाएगा जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये रेजोनेंस का जो प्रोसेस है एरोमेटिक में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। और ये 12th वगैरह में इसकी बहुत जरूरत है, 11th स्टैंडर्ड में भी जरूरत है। और यहाँ पे NH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस से मिल गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है। तो वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। अब ध्यान से देख के बताओ कि फर्स्ट एंड लास्ट में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है मुझे? फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट मतलब ये वाला और लास्ट मतलब वो वाला, क्या डिफरेंस है? एनी क्लू, एनी आइडिया? हितांशु, साक्षी, मीत, सत्यम, सौम्या, एनी क्लू, एनी आइडिया? फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट और फिफ्थ वाले में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, और क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है आपका पाई बॉन्ड का। देखो फर्स्ट वाले में पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड जहां पे था, लास्ट में क्या हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। लास्ट में डबल बॉन्ड मतलब जिस लोकेशन पे डबल बॉन्ड था वो नेक्स्ट पे चला गया। तो ऐसा नहीं है कि फिफ्थ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, नहीं, वापस से रिवर्स होगा। ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है, हम लोगों ने एक साइकिल दिखाना होता है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस में आप देखोगे तो आपको जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या था, NH2 ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर दे सकता है, और सिस्टम के अंदर देने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। बट केमिस्ट्री में ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं, अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा माइनस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो आपके बुक में एग्जाम्पल देख लेना नेगेटिव के, बस अब इसके पीछे ज्यादा सोचना नहीं है आपको, डोंट थिंक सो मच। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के डेप्थ में बहुत कुछ है। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का एक एग्जांपल, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का एक एग्जांपल कर लो, आपके एग्जाम में दिखा दो। आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, एंड आप दिखा दो, मतलब इंटरेक्शंस होता है बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्ड के बीच में, और these are also called R effects. These are two types of R effects, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड आपका होगा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो आपके बुक में देखोगे तो नेगेटिव के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म करो। सत्यम, श्रिया, बोल के बताओ, बोलोगे देन आई विल बी हैप्पी। सत्यम अब बोलो, समझ में आया कि कुछ डाउट है? यस सर, समझ। ओके, थैंक यू सो मच। तो आई एम श्योर सभी को समझ में आ गया होगा, सौम्या, सत्यम, साक्षी, साई, मीत, हितांशु, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये रेजोनेंस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है,
और इसके दो टाइप के इफेक्ट, हम लोग आज के लेक्चर में वही बात कर रहे थे। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट। प्लस चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव इफेक्ट, माइनस चार्ज। आप बोलोगे सर देखो बाजू में माइनस ही तो हुआ, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हम लोग उसकी बात करते हैं। NH2 के पास वो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो देने की एबिलिटी रखता है। फालतू का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने सिस्टम में देता है, सिस्टम मतलब बेंजीन रिंग में जाता है और वहां पे चार्ज डेवलप होता है प्लस, इसको बोलते हैं प्लस प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर माइनस चार्ज डेवलप होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट की वजह से होता। ठीक है, और इसका एक फायदा और है, हम लोग चैप्टर नंबर 15 में करेंगे हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पे देखो आपका ऑल्सो पोजिशन में मैंने बताया था ऑल्सो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। जहाँ पे माइनस फॉर्म हुआ है ऑल्सो पे भी है, मेटा पे है, पैरा पे है। तो ऑल्सो पे नेगेटिव फॉर्म होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगे दे विल बी टेक्स प्लेस ऑन ऑल्सो एंड पैरा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब प्लस होता है। अब प्लस वाला कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस वाला जहां जहां पे माइनस है वहां पे अटैक कर सकता है। ठीक है, उस डिपेंड करता है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स कैन अटैक ऑन ऑल्सो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, नॉट ऑन द मेटा पोजिशन, बिकॉज वी डू नॉट हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटा पोजिशन। जहां जहां पे माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब प्लस वाला वहां पर अटैक कर सकता है। इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे चैप्टर नंबर 15 में, विच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर नंबर 14 है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहे थे। वैसे ही आपका नेगेटिव भी होता है, वी हैव नेगेटिव ऑल्सो, बट नेगेटिव के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल आपके बुक से आप कर लेना, जैसे प्लस का किया वैसे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ तक, लिख के हो गया। Yes, sir. ओके, तो फिर से बोल देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स वो पार्ट होते हैं जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है, जैसे कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, फ्री रेडिकल्स, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। ठीक है, वो इंटरमीडिएट्स कैसे स्टेबल होते हैं वो आज हम लोग देख रहे हैं। वो स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और कुछ ना कुछ इफेक्ट्स शो करते हैं, प्लस आर माइनस आर, प्लस आई माइनस आई, प्लस ई माइनस ई, कोई ना कोई इफेक्ट शो करते हैं। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट का जो पार्ट है उसके बाद अगर किसी का डाउट होगा तो मैं कर लूंगा, और मुझे लगता है चैप्टर हो जाएगा आज के लेक्चर में। वी विल टॉक ऑन दी लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, आई थिंक सो 4th पॉइंट है, चेक कर लेना। दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब यहाँ पे ये रेजोनेंस का एक टाइप है। ठीक है, यहाँ पे कोई बीच में ऐसे दो एटम होते हैं जहां पे बॉन्ड नहीं होते हैं, इस टाइप का रेजोनेंस होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि हाइपर कंजुगेशन बता सकता हूँ अभी, प्लीज कंफर्म करो। सत्यम, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Are ओके, थैंक यू। तो हाइपर कंजुगेशन एक्चुअली होता क्या है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सिंपल मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आई विल टॉक अबाउट इथाइल कार्बोकेटाइन। इथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है? इथाइल कार्बोकेटाइन, I will take a example of ethyl carbocation, CH3, CH2 plus, ये कार्बोकेटाइंस है। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है, किसका अगर रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, रियल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ। रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, C के साथ में H होगा, C के साथ में H, ये H है और ये H है,
और ये C है और यहाँ पर भी H है, मान लो यहाँ पर H है और यहाँ पे H है, ठीक है, प्लस चार्ज भी है। ये कार्बन का ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में या फिर आपका हो गया रहेगा। क्या मैं जान सकता हूँ चैप्टर हो चुका है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का? स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम हो चुका है आप लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा। साइन, साक्षी, ओके, कोई बात नहीं, आप लोगों को याद नहीं होगा। तो कार्बन के पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब कार्बन के पास मतलब ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस घर को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ये पी कार्बन के पास पी ऑर्बिटल्स होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये स्ट्रक्चर से बारे में सीखोगे, क्योंकि हम लोग लास्ट पार्ट में है, तो डेफिनेटली बुक वाले मान के चलते हैं कि आपका हो चुका रहेगा। तो ये ऑर्बिटल पे देखो प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खाली है ये पूरा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर होता है, ये शेप में होता है, तो ये खाली है, ये घर खाली है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बाजू का जो बॉन्ड्स है, ये वाला बॉन्ड्स है सिग्मा बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुआ करता है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, स्टेबलाइज करने के लिए। या तो ये हो सकता है, मतलब ये वाला हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये कोई भी हो सकता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बचेगा, कोई भी बॉन्ड नहीं बचेगा, इस चीज को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक तरह का रेजोनेंस ही होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग होता है, इस चीज को बोलते हैं हाइपर कंडक्शन, ठीक है। तो ये मतलब ये सीन होता है, ये खाली ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह से एक एक करके एट अ टाइम वन दिखाएंगे हम लोग, एक साथ में सब मत दिखाओ, अदरवाइज कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन हो जाएगा। एक साथ में होता होगा, लेकिन जो इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है एक एक करके दिखाना चाहते हैं। तो एक्चुअली में कैसे होता है, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। CH3 है आपका, ठीक है, CH3 है, ये CH3 है, और ये आपका CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर C है। C के पास में देखोगे तो हमारे पास में यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और ये प्लस है। इसका मैंने क्या क्या एक्सपांड कर दिया। अब इसका रेजोनेंस क्या होगा देख लेते हैं। तो पहली बात ये है कि मान के चलते हैं ये वाला बॉन्ड जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा HC, और यहाँ पे बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड्स हो गया, ये हो गया आपका C के साथ में H और ये हो गया H। अब ये मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ये स्टेबल हो गया, इसका बॉन्ड चला गया, पर यहाँ पर H वैसे ही पड़ा हुआ है, ये H पड़ा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज दिखा दो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा हुआ, इसके साथ में बॉन्डेड है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स, इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, तो ये स्टेबल हो गया, कार्बन का बैलेंस सेटिस्फाई हो गया। लेकिन ये एक बार नहीं होता है, कई बार होता है, ये डिपेंड करता है, रेजोनेंस होते जा रहा है। अभी H के साथ में दिखा दो, यहाँ पे H और C के बीच में कोई मतलब इसका बॉन्ड अभी यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड इसी आ जाएगा, तो H और C के बीच में वापस से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स हो गया, यहाँ का बॉन्ड गायब कर दो, तो यहाँ पे हो गया आपका H हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 मतलब CH और H हो गया, ठीक है, CH हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसका भी दिखा दो, आगे जाओगे तो क्या होगा, आगे जगह नहीं है, अब इसका दिखा दो, यहाँ पे क्या होगा HCH, अब इसके बीच में बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 मतलब यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या होता है, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, इससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे हाइपर कंजुगेशन का। अभी मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ जिससे सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे कि हाइपर कंजुगेशन एग्जैक्टली क्या होता है। और अच्छा, एग्जैक्टली क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा C और H के बीच में जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है। p ऑर्बिटल मतलब p खाली है, क्योंकि कार्बन के प्लस चार्ज है, कार्बन के पास p ऑर्बिटल होता है, तो वो ऑर्बिटल खाली है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का p इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग होना, विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, ये होता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इसको लिख लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई एम गिविंग 30 सेकेंड, अब जल्दी से इसको लिख लो। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अब भी ऑन द स्पॉट। सबसे इजी टॉपिक आपका आज का होगा हाइपर कंजुगेशन, सबसे इजी टॉपिक।
Let me give one example. First, you note down this one. ओके, हो गया सत्यम? कंफर्म करो सत्यम, हो गया लिख के? जब कर सकता हूँ मैं? जब कर सकता हूँ? यस सर, रफ करो। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है? कि अब ये सब तो ठीक है, नहीं ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं अभी कर रहा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का रियल यूज क्या होता है, रियल यूज क्या होता है, ठीक है? हम लोग इससे स्टेबिलिटी पता करते हैं, स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। इससे किसका स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं? हम लोग पता कर सकते हैं कार्बोकैटायंस का। कार्बोकैटायन, देखो मैंने कार्बोकैटायंस का एग्जांपल लिया था, ठीक है? सेकंड, हम लोग स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स का, हम लोग पता कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स का, हम लोग पता कर सकते हैं एल्कीन का, ठीक है? ऐसे बहुत सारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, मतलब वो स्टेबल है कि नहीं। अब अल्कीन में बहुत सारे अल्कीन आपको दे दिया है, अब कौन सा स्टेबल होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे वापस से एग्जांपल लिखता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो हाइपर कंजुगेशन मतलब मान लो कार्बोकैटायंस लेता हूँ, CH3 CH2, अभी एग्जांपल लिया था ये वाला। सेकेंड एग्जांपल CH3 CH और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे प्लस है। और थर्ड एग्जांपल आपका CH3 CH3 और यहाँ पे CH3, ये प्लस है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता करते हैं, या फिर हम लोग क्या पता करते हैं यहाँ पे, फ्री रेडिकल्स का। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स मतलब CH3 CH2 डॉट, डॉट मतलब होता है फ्री रेडिकल्स। या फिर आपका होगा CH3 CH, यहाँ पे CH3 सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी। और टर्शरी क्या होगा? फ्री रेडिकल्स, टर्शरी आपका ये होगा, एक कार्बन के साथ में 3 ग्रुप अटैच कर दो, ये आपका टर्शरी, ठीक है? वैसे एल्कीन्स में देखोगे तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 होते हैं, और एल्कीन्स में जाओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होते हैं, और भी आगे जाओगे तो आपका क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 होता है, ठीक है? तो ये सबके सब क्या होते हैं, ये कंपाउंड को, ये इसमें इसमें सब में ये स्टेबल कौन सा है, ये स्टेबल कौन सा है वो डिसाइड करने के लिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन यूज करते हैं। ये सबके सब कार्बोकैटायंस है, ये सबके सब फ्री रेडिकल्स है, ये सबके सब अल्कीन्स है। अब इसमें स्टेबल क्या है तो आपको देखना होगा, जैसे हम लोगों ने इसका देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये प्लस वाले पार्ट से नेक्स्ट वाला कितना हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म करेगा, 3 अल्फा। देखो अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन के पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, दिस विल फॉर्म 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 बनाएगा। ये कितना बनाएगा, देखो ये प्लस है आपका, प्लस से आप नेक्स्ट देखो अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन है, ये अल्फा अल्फा मतलब आगे वाले को अल्फा बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 6 हाइपर कंजुगेटिंग बनाएगा। ये कार्बन से देखो आप, कार्बन से 3 आपके पास में, सॉरी 3 आपके पास में अल्फा कार्बन है, अल्फा अल्फा अल्फा, और ये टोटल आपके 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो रूल क्या बोलता है कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हो तीनों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस क्या होगा, टर्शरी वाला, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, क्योंकि इसके पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। सेम फ्री रेडिकल्स में, ये फ्री रेडिकल्स है, इसका अल्फा कार्बन, ये फ्री रेडिकल्स है, 2 अल्फा कार्बन,
ये फ्री रेडिकल्स हैं। इसके बाद 3 अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास में 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। सेम यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे टोटल हमारे पास में 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप मुझे बताओ तीनों में से कौन सा स्टेबल होगा तीनों फ्री रेडिकल्स में? विच इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल्स? सत्यम, एनी आइडिया? सर 9। 9 वाला, वेरी गुड। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। सेम अल्कीन्स में देख लो। अल्कीन्स में देखो, अल्कीन्स में क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट देखते हैं। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन के बाद कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में एक ही अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में कोई अल्फा कार्बन नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में 6 हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म होंगे, 3 इसका 3 इसका। यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में कितने फॉर्म होंगे? 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कौन सा स्टेबल होगा तीनों में से? ये वाला या फिर ये वाला? क्या लगता है आपको? 6 वाला, 3 वाला या फिर 0 वाला? सर 6। 6 वाला, वेरी गुड, ठीक है। तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल होगा, इससे कम आपका ये होगा, इससे कम ये होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था चैप्टर्स का, जो कि मैंने कर दिया, ठीक है। तो वापस से बोल देता हूँ, इसको लिख लो पहले, एक बार लिख लो, क्योंकि रफ करना पड़ सकता है बोर्ड कभी भी। ओके, तो हम लोग कर रहे थे बात किसके बारे में? हाइपर कंजुगेशन के बारे में। अब हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम होता है, दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। जब इसका रेजोनेंस लिखोगे तो सी और एच के बीच में जो सी और एच का बॉन्ड जो होता है वो गायब हो जाएगा। वो कहाँ पे जाएगा? उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी ऑर्बिटल्स को, क्योंकि पी ऑर्बिटल एकदम खाली होता है। वो खाली होने की वजह से अनस्टेबल होता है, तो बाजू का जो भी इलेक्ट्रॉन मिलता है लेके वो अपना यूज करता है। अगर जंगल में शेर भूखा है तो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं किसी की जान नहीं लूं, चाहे उसको हाथी मिले, घोड़ा मिले, ठीक है, या हिरन मिले, जो भी कुछ मिलेगा उसका शिकार करने वाला है। वैसे ही यहाँ पे कार्बन के पास में एकदम खाली, उसका पेट खाली है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से लेगा? सिग्मा बॉन्ड से। तो व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट पी ऑर्बिटल,
वैकेंट, याद रखना पी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। तो मोमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड इन वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, मैंने एक करके दिखाया था आपको। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी और एच के बीच में बॉन्ड नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका काम क्या है केमिस्ट्री में। काम ये है कि हम लोग इसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो कार्बोकैटायंस होता है, जो इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन, इनफैक्ट कार्बो एनायंस का भी होता है, वो कितने स्टेबल्स हैं। हाउ वी कम टू नो how much they are stable, and we can use this technique which is called hyperconjugation. By using hyperconjugation we can decide which one is more stable. जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपको, 3 कार्बोकैटायंस दिए थे, तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल हुआ, आपने देखा जिसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल देखा था, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सेकंड में देखा आपने फ्री रेडिकल्स है वहां पर। तो फ्री रेडिकल्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे डॉट्स होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था कि होमोलाइटिक फिशन से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे डॉट्स, अब तीनों में से कौन सा स्टेबल होगा। वी हैव थ्री कार्बोकैटायंस लिए थे हम लोगों ने, प्राइमरी कार्बोकैटायंस, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी मोस्ट स्टेबल था। वैसे फ्री रेडिकल्स में 3 लिए थे हम लोगों ने, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स एंड टर्शरी फ्री रेडिकल्स। तीनों में आपका टर्शरी मोस्ट स्टेबल था। फिर कुछ अल्कीन्स कंसिडर किए। अल्कीन्स ऐसा होना चाहिए कि विच मस्ट कंटेन अल्फा कार्बन, और वो अल्फा कार्बन के बाद अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, याद रखना। वो अल्फा कार्बन के बाद अल्फा हाइड्रोजन देयर शुड बी मस्ट। और ये अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका स्टेबल होगा वो अल्कीन। ठीक है, तो ये था हाइपर कंजुगेशन। तो आज के लेक्चर में दोनों लेक्चर्स में, इसके पहले और अभी हम लोगों ने जो बात की थी वो था आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था आपका लास्ट लेक्चर में, आई मीन लास्ट मंडे को हुआ था, जिसमें हमने बात किया था इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो वापस से बोल देता हूँ, इंटरमीडिएट्स क्या होता है। इंटरमीडिएट्स आर रिएक्टिव स्पेसीज या अनस्टेबल स्पेसीज विच इज फॉर्म बाय होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फिशन। कुछ स्पेसीज होमोलाइटिक फिशन से फॉर्म होते हैं, कुछ स्पेसीज हेटेरोलाइटिक फिशन से फॉर्म होते हैं। ये इंटरमीडिएट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, बिकॉज दिस इंटरमीडिएट डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी स्टेबल, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी स्टेबल। तो मान लो किसी प्रोडक्ट में टर्शरी कार्बोकैटायंस फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायंस फॉर्म हो रहा है, ऑफ कोर्स टर्शरी कार्बोकैटायंस विल बी मोर स्टेबल। मान लो किसी रिएक्शंस में टर्शरी फ्री रेडिकल्स है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स है, ऑफ कोर्स टर्शरी विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, या समझो प्राइमरी है और सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकैटायंस सेकेंडरी कार्बोकैटायंस है, तो सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो हम लोग स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, कितना यील्ड मिलेगा, कितना मेजर प्रोडक्ट होगा, ये सब डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मेन 4 पॉइंट्स पे डिस्कस किया। फर्स्ट आपका विच इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट्स। सेकेंड था आपका विच इज कॉल्ड, सेकेंड क्या था आपका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था। ठीक है, सेकेंड वॉज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। और थर्ड क्या था आपका, थर्ड क्या था याद करो, थर्ड था आपका विच इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट्स। ठीक है, और फोर्थ लास्ट वाला है विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ये आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट है। इसमें डायग्राम जो दिया है आपको नहीं करना है, डायग्राम बहुत गंदा दिया है बुक के अंदर, वो आपको नहीं करना है। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप दिखा। हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं, स्टेटमेंट, एक एग्जाम्पल, कहानी खत्म। इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स, अल्कीन, ये सब में होता है। ठीक है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि आज का जो भी लेक्चर दिया है मैंने सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म कर दो एक बार। किसी को डाउट है? ओके, तो चैप्टर्स हो चुका है, कुछ अगर डाउट्स है तो मुझे अभी बता दो, टाइम भी हो चुका है, कभी भी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग। किसी को डाउट है तो आप बताओगे तो आई विल कंसिडर एक्स्ट्रा लेक्चर, अदरवाइज मैं सर को बोल दूंगा कि चैप्टर हो चुका है तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कहीं से कुछ बाकी है, समझा नहीं, नेटवर्क इशू था, जो भी है, कुछ भी लगा आपको कहीं से भी, तो आप मुझे बोल सकते हो या आपके सर को बोल सकते हो,
तो मैं इसको लेक्चर्स मतलब जो समझा नहीं होगा वापस से कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन करने के पहले एक बार बता दूं कि हम लोग हाइड्रोकार्बन में काफी कुछ चीजें हाइड्रोकार्बन का हम लोग ये चैप्टर में कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में जो मैं करने वाला हूँ वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शन की बात करेंगे, मतलब कोई भी कंपाउंड का रिएक्शन कैसे होता है। और बाकी मतलब आइसोमेरिज्म तो कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन ये सब कर लिया है, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम हम लोगों ने ये चैप्टर में ही कर लिया है। फिर भी वो चैप्टर में लगता है कि वापस एक्सप्लेन करना चाहिए कॉमन आईयूपीएसी, मैं वापस से कर दूंगा, लेकिन आप लोग करके रहना, आप लोग करके रखना, ठीक है। तो करके रखोगे तभी आप मुझे बता सकते हो कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप बोलोगे तो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ रिएक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि ये मैंने कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम कर दिया है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर प्लीज कॉमन और आईयूपीएसी कर देना, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसका नोट्स चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आज हम आज का लेक्चर स्टॉप कर सकते हैं? टाइम हो चुका है, तो आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय Bye bye, sir. Thank you, sir. बाय।